देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 था केमिस्ट्री में, वो कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं मान सकते क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं हुए हैं, बट थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए पहला वाला चैप्टर ऐसा है, लगभग 80% जो भी यूज होने वाला आगे आने वाले चैप्टरों में पहले चैप्टर में संक्षिप्त परिचय उसका दे दिया जाता है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सार्थक अंक। क्या है बच्चों? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा इसको, मापन वाले चैप्टर में, तो शायद आपने पढ़ भी लिया हो, वहाँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ केमिस्ट्री से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से भी आप लोग समझेंगे, ठीक है? जहाँ से आपको बेटर लगे वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम अगर बात करें सार्थक अंक की, तो सार्थक अंक क्या है? देखिए जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी संख्या के उन अंकों को जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है ना? यानी कि किसी भौतिक राशि को जिन अंकों के द्वारा सही सही, ये यथार्थ मान मतलब जो सही मान है, यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं, उन अंकों को सार्थक अंक कहलाते हैं। एक भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापन में प्रयुक्त यंत्र के न्यूनतम मान पर निर्भर करती है। सार्थक अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है बच्चों? जो भी हम लोग यंत्र यूज कर रहे हैं मापन के लिए, तो उसके न्यूनतम अंक पर, यानी कि न्यूनतम मान पर। अभी जैसे आपने स्केल आप लोगों ने देखा होगा, लंबाई मापने का एक यंत्र है, ठीक है? तो उसमें क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, 15 सेंटीमीटर का होता है नॉर्मली छोटा वाला, ठीक है ना? और उसके बीच में क्या होते हैं, सेंटीमीटर के बीच बीच में, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 क्या होते हैं, मिलीमीटर खींचे होते हैं। छोटे छोटे डंडे होते हैं ना, देखे होंगे आप लोगों ने। तो उसका एक न्यूनतम मान कितना हो गया? 1 मिलीमीटर हो गया। क्या हो गया? 1 मिलीमीटर। अगर किसी भी रेखा की लंबाई मान के चलो कि आधा मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर, तो उसको वो नहीं माप सकता। न्यूनतम कितने तक माप सकता है वो? 1 मिलीमीटर तक। कितने तक? 1 मिलीमीटर तक, ठीक है ना? तो उसके जो सार्थक अंक हैं निर्भर करेंगे वो किस पर करेंगे? जो स्केल है उसका न्यूनतम मान क्या है? 1 मिलीमीटर तक, ठीक है? तो उस पर निर्भर करते हैं। सार्थक अंकों के निर्धारण के कुछ नियम हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग देखेंगे। नियम नंबर 1 क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। देखिए जो मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हर एक रूल्स के बाद में एग्जाम्पल देकर समझा गया है। हर एक रूल्स के बाद में एग्जाम्पल के साथ समझा गया है। मैं समझता हूँ वैसे 100% आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिनको वहाँ से समझ में नहीं आया, यहाँ पर एग्जैक्टली गारंटी मेरी कि समझ में आ जाएगा, ठीक है? सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य का मतलब समझते हो? शून्य को छोड़कर। अशून्य का मतलब क्या है? शून्य को छोड़कर। तो सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अशून्य मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण x बराबर 1 2 3 4 में 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है? कितने अंक हैं? सार्थक अंक कितने? 4। और x बराबर 189 में कितने सार्थक अंक है? 3। तो समझ में आ गई होगी बात। अगर कोई संख्या लिखी है तो उस संख्या में जितने अंक हैं वो सारे कैसे? सार्थक हैं। नियम नंबर 2 क्या है? सभी वे शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच उपस्थित होते सार्थक अंक कहलाते हैं। वैसे तो अशून्य अंक होते सार्थक, परंतु अगर अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य आ जाए, यानी कि 0 आ जाए, तो वो 0 भी क्या होगा बच्चों? सार्थक अंक कहलाएगा। अरे वो 0 भी क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा, ठीक है? अभी एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, x बराबर 1007 में 4 सार्थक अंक है, जबकि x बराबर 1.0809 में 5 सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो कहाँ आ रहे हैं? अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है? तो सभी वे शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच उपस्थित होते सार्थक अंक कहलाते हैं। मैं समझता हूँ आगे होंगे दोनों नियम समझ में। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित है
तो वह सार्थक अंक नहीं होता। क्या करा, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य होता है तो वह सार्थक नहीं होता, तो वह सार्थक नहीं होता। देखिए, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य, अंक व दशमलव के मध्य स्थित हो तो वह सार्थक नहीं होता। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, x बराबर 0.0084 में दो सार्थक अंक हैं। देखिए दशमलव और 8 के बीच में 2 जीरो स्थित हैं, दशमलव और 8 के बीच में कितने जीरो स्थित है, 2 स्थित हैं, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित हो तो वह अंक सार्थक अंक नहीं होता। अब देखिए अगला एग्जाम्पल में x बराबर 1.0084 में 5 सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित होता है। ठीक है, आगे क्या है, नियम नंबर 4, सभी शून्य जो अशून्य संख्या के दाईं ओर होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी शून्य जो अशून्य संख्या के दाईं ओर, दाईं मतलब सीधे हाथ की तरफ जितने भी शून्य अंक होंगे अशून्य संख्या के बाद में, वो सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। एग्जाम्पल दे, x बराबर 0.00820 में 3 सार्थक अंक हैं। क्यों? क्योंकि 8 से पहले जो जीरो आ रहे हैं वो दशमलव और 8 के बीच में आ रहे हैं, वो तो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, और बाद वाले दो जो हैं वो 8 के बाद में आ रहे हैं, इसलिए 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, अगले नियम कहता है बच्चों, नियम नंबर 5, अशून्य संख्या के दाईं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जब वे किसी मापन से आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अशून्य संख्या के दाईं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जब वे किसी मापन से आते हैं। किससे आते हैं? मापन से आते हैं। देखिए माना कि दो स्टेशनों के मध्य मापी गई दूरी 30-50 मीटर है, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसी दूरी को 3.050 किलोमीटर या 3.050 × 10⁵ सेंटीमीटर में व्यक्त किया जा सकता है। इन सभी अभिव्यक्तियों में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। मापन में से प्राप्त सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, मापन उतना ही यथार्थ होगा। ठीक है भाई, क्या कहना चाह रहा है कि अशून्य संख्या के दाईं ओर, अशून्य संख्या के दाईं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जब वे किसी मापन से आते हैं। किससे आते हैं? किसी मापन से आते हैं। ठीक है ना, कि अगर अशून्य संख्या है और उसके दाईं ओर जीरो लगे हैं तो वो सारे क्या होंगे, क्या होंगे, सारे सार्थक होंगे। कंडीशन नंबर 1, जबकि वे किसी मापन से आए। और वैसे नहीं कि आप लोग जैसे 1 है तो 1.00 लिख सकते हैं उसको, फिर संख्या 1 में तो ऐसे एक लाखों करोड़ों सार्थक अंक हो जाएंगे। एक मापन से नहीं आया है। अगर हम लोग कोई संख्या माप रहे हैं और जब वो संख्या अगर मापन से आ रही है तो उस अशून्य अंक के दाईं ओर वाले सभी शून्य भी सार्थक बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सार्थक अंक आपको समझ में आए होंगे। देखिए अब आता है बच्चों निकटन। क्या आता है? निकटन। निकटन मतलब जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं भी 3.67 है, 678 है तो उसको 3.678 को 8 लिख देते हैं, 3.68। निकटन के कुछ रूल्स हैं, उनको देखेंगे आप लोग। जब मापन के मानों का निकटन किया जाता है तब हम निम्न नियमों का पालन करते हैं। कौन से नियमों का पालन करते हैं? निम्न नियमों का पालन करते हैं। नियम नंबर 1, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से छोटी हो तो उस अंक को हटा देते हैं, तो उस अंक को हटा देते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर जो संख्या है जिसको हम लोगों को निकटन में लिखना है, यानी कि छोटा करके लिखना है, और दशमलव के बाद में जो संख्या है वो 5 से छोटी है तो उस अंक को हटा देते हैं। उदाहरण x बराबर 7.82 को पूर्णांकित करके 7.8 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 क्या है बच्चों, 5 से छोटा, तो इसलिए इसको हटा देंगे। अगला क्या कहता है नियम बच्चों, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, क्या है, 5 से
बड़ी है तो उसके पहले वाली संख्या में एक बढ़ा दिया जाता है। या आप लोगों ने भी देखा होगा, नॉर्मली आप लोग यूज में लाते हैं इसको, कि यदि x बराबर 6.87 को पूर्णांकित करके 6.9 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो किसके है, 5 से बड़ा है। अरे हम जो निकटन कर रहे हैं, जो संख्या हटा रहे हैं, तो लास्ट वाली हटा रहे हैं, दशमलव के जो बाद वाली, हम लोग दशमलव के एक अंक तक संख्या को लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए बाद वाली संख्या को हम लोग हटा देंगे वहाँ से। कंडीशन नंबर 1, अगर 5 से छोटी है तो उसको हटा ही देंगे, और 5 से बड़ी है, अगर संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाली संख्या में एक बढ़ा दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर है कि x.6.87 को पूर्णांकित करके 6.9 लिखा जाएगा। क्योंकि 7 क्या है, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या में एक जोड़ देंगे, अर्थात 8 की जगह 9 लिख देंगे। नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो 5 से पहले वाले अंक में एक बढ़ाकर लिखा जाएगा। यानी कि x बराबर 16.351 को पूर्णांकित करके 16.4 लिखा जाएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या है 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो 5 से पहले वाले अंक में एक बढ़ाकर लिखा जाएगा। समझ में आ रही कुछ बात? हम लोग जो लिखना चाह रहे हैं बार बार संख्या को दशमलव के एक स्थान तक लिखना चाह रहे हैं। कहाँ लिखना चाह रहे हैं? दशमलव के एक स्थान तक, ठीक है ना। x बराबर 16.351 को पूर्णांकित करके 16.4 लिखा जाए। क्यों? क्योंकि 5 के साथ, भाई 3 की जगह तुम लोगों को कुछ संख्या लिखनी है, अब 5 है, 5 के साथ अगर शून्य के अलावा कोई और संख्या है तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले अंक में एक बढ़ाकर लिख देंगे। x बराबर 16.351 को पूर्णांकित कर 16.4 लिखा जाएगा। नियम नंबर 4 क्या कहता है, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या सम है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो संख्या क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात पूर्णांकित की जाने वाली संख्या को में 5 के बाद अगर शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या सम है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी। x बराबर 3.250 को पूर्णांकित कर 3.2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 3.2 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद में शून्य है, भाई 5 के बाद में अगर शून्य नहीं होता, कोई 1 होता, 2 होता, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तो इसको बढ़ा देते 3 कर देते। परंतु अगर शून्य है और उस 5 से पहले की जो संख्या है वो सम है तो उसको ऐसा कैसे ही लिख देंगे। नियम नंबर 5 क्या कहता है, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या विषम है तो पहले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। अगर शून्य है 5 के बाद और संख्या कैसी है, विषम है, तब इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर क्लियर है, बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिकली आपकी कैलकुलेशन से संबंधित है तो इसलिए इसको पढ़ लेंगे आज।